हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता को, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। लास्ट वीडियोस में जो हमने बात की थी, जो हमने पढ़ा था, वो था मोलैरिटी, मोलरता पर, और जिसको हम प्रदर्शित करते थे कैपिटल एम से। उसकी डेफिनेशन को समझा, वहां पर न्यूमेरिकल करे, जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे, इंटेक्स क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, और बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन थे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और कुछ मैंने आपको दिए थे कि आप उसको सेल्फ कीजिए। कुछ आपको करने के लिए वहां पर न्यूमेरिकल मैंने दिए थे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज नॉर्मेलिटी के बारे में समझेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसका मात्रा क्या होता है, और फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को करेंगे। फिर इसमें एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा, जिसको हम कहते हैं तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, या तुल्यांकी द्रव्यमान, इक्विवेलेंट मास, जिसको सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल जब ही कर पाओगे जब आप तुल्यांकी भार निकालना जानते होगे। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, कि जिससे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होते हैं। वैसे भी आपके 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल में आ सकता है, मगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मैंने देखा है वो। उसमें क्या है कि आपको नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल जो होता है एमसीक्यूज के रूप में भी आ सकता है, बहुविकल्प के रूप में भी आ सकता है, और आपका 2 मार्क्स 2 नंबर के न्यूमेरिकल के रूप में भी आ सकता है। तो फ्रेंड, टॉपिक शुरू करने से पहले लास्ट वीडियोस में हमारा एक न्यूमेरिकल रह गया था, जो मोलरता का न्यूमेरिकल था, मोलैरिटी का। पहले उसे समझ लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर पढ़ेंगे, जो आज हमने आपके लिए टॉपिक को चूज किया है। देखिए, 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो आपको 0.2 m बोले तो यहां पर जो है ये मोलरता है, मगर हम m को क्या लिखते थे, वहां पर हमने मोल पर लीटर, हम m के स्थान पर मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता आपको ग्राम प्रति लीटर में क्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो फ्रेंड, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला जरा ध्यान दीजिए। यही फॉर्मूला यहां पर यूज होना है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर विलयन की मोलरता इनटू पदार्थ का अणुभार। आप अपने सवाल को देखो तो आपको 0.2 मतलब आपको मोलरता दे रखी है, और पदार्थ का अणुभार, मोलिक्यूलर वेट जो है, आप H2SO4 जो आपको दे रखा है, इससे निकालोगे। भाई, जो कंपाउंड, जो यौगिक आपको दे रखा होगा, आप उसके द्वारा उसका अणुभार निकाल लोगे। तो कहने का मतलब यह है, सवाल बहुत सिंपल है, आपको मोलरता पता है और अणुभार आप H2SO4 से निकालोगे। तो जब ये दोनों चीजें आप निकाल लोगे, तो विलयन की सांद्रता को आप इजिली बता दोगे कि भाई इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। देखिए, हमने लिखा कि विलयन की मोलरता 0.2 मोल प्रति लीटर। क्लियर। H2SO4 का अणुभार, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, मोलिक्यूलर वेट देखिए, हाइड्रोजन परमाणु हैं आपके 2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, सल्फर का होता है 32 मतलब 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और परमाणु यहां पर 4। तो 16 गुणा 4 को टोटल सबको आपने गुणा करा, उनमें जोड़ने के बाद आपका आंसर आया 98। तो कुल मिलाकर आपने जाना है H2SO4 का अणुभार है 98। तो अब देखिए, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपको ज्ञात करनी है। तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर मोलरता आपकी 0.2, पदार्थ का अणुभार 98, आपस में करी इनकी मल्टीप्लाई, और आंसर आया 19.6 ग्राम पर लीटर। तो विलयन की सांद्रता, विलयन की कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 19.6
ग्राम पर लीटर होगी। क्लियर? ये था आपका बचा हुआ सवाल लास्ट वीडियो का, जिसमें आपको विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी थी। चलिए अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन ये है। आइए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर में घुलित विलेय सोल्यूट के ग्राम तुल्यांकों, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड, आपने जाना किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है वो क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में या 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो हम अपनी डेफिनेशन को, जैसे मैंने बताया, इस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, लिख सकते हो कि, या ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के जो 1 लीटर विलयन में घुलित होती है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के जो 1 लीटर विलयन में घुलित होती है, विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी कहलाती है। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका। देखिए, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। आप जो है डेफिनेशन को रटने की कोशिश ना करें, इसके आधार पर भी आप डेफिनेशन को बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं? देखिए, ऐसे बना सकते हैं। आप बोल सकते हो कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के जो 1 लीटर विलयन में घुली हो। देखो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के जो विलयन के 1 लीटर में घुली हो, विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो इस तरह से भी आप डेफिनेशन को बना सकते हैं। रटने की कोशिश ना करें, अपने माइंड का यूज करें और इस डेफिनेशन को आप इस तरह से भी बना सकते हैं और हमेशा के लिए इस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं। देखिए, अब जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, जिसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट नंबर, इनको हम कैसे निकालेंगे? तो हमने लिखा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर आप भार के स्थान पर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, यहां भी आप भार के स्थान पर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका कुछ ऐसे हो जाएगा कि भाई विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। क्लियर? तो ये अब जब आप विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या को जान गए हो तो आप इसको उठाइए और यहां पर रखिए। तो अब नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा उसका सीन कुछ इस तरह से होगा। देखिए, तो नॉर्मलता n बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर आपने ये वाला वैल्यू जो आपकी आई उठाकर यहां पर रख दी। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, ये था फॉर्मूला जिसको आप अपने न्यूमेरिकल में यूज करोगे, बिना इसके आप न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे कि सर चलिए, हमने लास्ट वीडियो में अणुभार निकालना तो सीखा कि भाई अणुभार क्या होता है, परमाणु भार को ऐड कर दो, जोड़ दो तो अणुभार निकल आता है। परंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तुल्यांकी भार क्या चीज होती है और तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आगे इसके न्यूमेरिकल कराने से पहले तुल्यांकी भार के बारे में आपको बताया है।
देखिए अब मात्रक देखिए यूनिट, तो आप मात्रक यहां से बना सकते हैं, भाई ये क्या है ग्राम तुल्यांक और ये कौन लीटर, तो मात्रक क्या बन गया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या ग्राम तुल्यांक बटे डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब। प्रतीक एन को इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि हम ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या ग्राम तुल्यांक प्रति डेसीमीटर क्यूब ना लिखकर हम खाली इनके स्थान पर एन लिख सकते हैं। तो एन का जो मतलब होगा वो यही होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब। तो यह है इसका फॉर्मूला। तो डेफिनेशन आपने पढ़ी, आपने इसका फॉर्मूला देखा और इसका आपने यूनिट देखा। तो आगे चले, नोट कर लिया, चलिए आगे। तो एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं कि भाई 2n विलियन का क्या अर्थ होगा। तो हमने लिखा कि 2n विलियन का अर्थ है कि 2 ग्राम तुल्यांकी भार विलय 1 लीटर विलियन में घोला गया है। कि भाई 2n का मतलब ये है कि 2 ग्राम तुल्यांकी भार विलय 1 लीटर विलियन में मौजूद है, या ऐसे कह दो 1 लीटर विलियन में घुलित हैं, या 1 लीटर विलियन में घोले गए हैं। समझ गए। आप इसे घुमा के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में 2 ग्राम तुल्यांकी भार विलय मौजूद है। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो। या हमने एक और बात लिखी है, इसे ऐसे लिख सकते हो कि 1 लीटर विलियन में विलय के 2 ग्राम तुल्यांक घुलित हैं। भाई 1 लीटर विलियन में विलय के 2 ग्राम तुल्यांक घुलित हैं, ऐसे ही बोल सकते हो। अब आपको 3n दे या 4n दे या 10n दे, आपको बात यही याद रखनी है। सपोज करो आपको उसने दिया 10n, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ 1 लीटर विलियन में विलय के 10 ग्राम तुल्यांक घुलित हैं। आपको दिया 5n, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 लीटर विलियन में विलय के 5 ग्राम तुल्यांक घुलित हैं। क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं नोट। ये था यहां तक आपका एग्जाम्पल। मतलब अगर आपकी नॉर्मलता लिखने आती है तो आपको अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां तक लिखना होगा। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे और जो आपको हमेशा याद रखने हैं नॉर्मेलिटी के रिलेटेड। देखिए नोट नंबर 1 है, यदि विलियन का आयतन मिली ml या सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया हो तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलियन का आयतन ml या सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको यहां पर इंटू 1000 करना होगा। अगर आप यहां पर लीटर में लेते हो लीटर में, तो यहां पर आपको 1000 नहीं करना था। अगर आप ml में या सेंटीमीटर क्यूब में लेते हो तो आपको यहां पर 1000 करना होगा। देखिए नेक्स्ट नोट जो हमने लिखा है, कुछ सामान्यता प्रयुक्त नॉर्मलता पद हैं। भाई ये हमने लिखे नॉर्मलता, ये विलियन के लिए प्रयुक्त पद हैं और ये संगठन कंपोजिशन है। अगर n तो नॉर्मल 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, n/10 हो तो हम कहेंगे डेसी नॉर्मल 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका संगठन होगा। n/100 है तो सेंटी नॉर्मल कहेंगे, 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर n/2 है तो सेमी नॉर्मल या अर्ध नॉर्मल हम कहेंगे 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर 2n है तो बाई नॉर्मल ड्यू नॉर्मल 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये फ्रेंड आप अच्छी तरह से याद रखना, न्यूमेरिकल में भी इनका यूज आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड जैसे हमने लिख रखा है इस पर, यह है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, मोलरता, मोलैरिटी बराबर नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी में संबंध क्या होता है, मोलरता इंटू विलय का अणुभार
बराबर नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। सही है, हम मोलरता को m से डिनोट करते हैं, विलेय के अणुभार को m डैश लिखा हमने, नॉर्मलता को n से डिनोट करते हैं और विलेय का तुल्यांकी भार को e से। तो फॉर्मूला बना m इंटू m डैश बराबर n इंटू e। तो मोलरता और नॉर्मलता में फ्रेंड ये संबंध है। और आप एक संबंध और याद रख लीजिए, आप ऐसे भी कह सकते हो n बराबर m इंटू x। भाई n है आपकी नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, m है मोलरता, मोलरिटी, और x है आपका वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। क्लियर? तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता कारक। तो ये मोलरता और नॉर्मलता में क्या था? संबंध था, जिस पर हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे। क्लियर? अब फ्रेंड हम चलते हैं उस पॉइंट पर जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। वैसे मैंने बहुत आसान से आसान लिखा है ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ पाओ और अपने न्यूमेरिकल में यूज करो, क्योंकि उसके बिना आप नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो था जो आपका फॉर्मूले में आया था, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है देखिए, हमने लिखा मोलिक्यूलर वेट अणु भार इक्वल बराबर इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार इनटू एक्स। एक्स बोले तो वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। क्लियर? तो जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, E बराबर m अपॉन एक्स। E पता है इक्विवेलेंट वेट, m पता है मोलिक्यूलर वेट मतलब तुल्यांकी भार, अणु भार, और x है आपका वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। क्लियर? अब देखिए, आप इस तीनों में से केवल अणु भार तो निकालना जानते हैं और तुल्यांकी भार निकालना नहीं जानते हैं। वैलेंसी फैक्टर क्या है ये आपको पता नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। तो आपने जाना कि इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने के लिए हमें अणु भार बटे वैलेंसी फैक्टर करना होगा। अणु भार को वैलेंसी फैक्टर से भाग देकर हम तुल्यांकी भार को ज्ञात कर लेंगे। मगर आपकी प्रॉब्लम यह है कि सर वैलेंसी फैक्टर हम जानेंगे कैसे किसी कंपाउंड का? तो चलिए जानने के लिए आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो आपका अम्ल के लिए अलग होगा, क्षार के लिए अलग होगा और लवण के लिए अलग होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हम एसिड्स की। तो एसिड्स अम्ल में जो X होगा वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक होगा, वो कहलाएगा आपका बेसिसिटी मतलब भास्मिकता। अब भास्मिकता क्या होती है? हमने लिखा विस्थापनीय रिप्लेसेबल प्रोटॉन H पॉजिटिव की संख्या। तो आपने जाना विस्थापनीय H पॉजिटिव की संख्या को हम भास्मिकता कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए यहां पर कुछ हमने एग्जाम्पल लिए। आपको याद रखना है, अम्ल है तो भास्मिकता, एसिड्स की बेसिसिटी होती है। HCl 1, H2SO4 2, H3PO4 3, H3PO3 2 और H3PO2 1। इसका मतलब ये हुआ कि HCl में कितने H हैं? एक H है। 1, H2SO4 में कितने H पॉजिटिव विस्थापनीय हैं? आपके 2। H3PO4 में 3, H3PO3 में 2, H3PO2 में 1। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमें H की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। तो यहाँ की भी जो भास्मिकता होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। मगर चलो इसकी तो 3 हमें समझ में आ गई, 3 है, और इसकी जो है हमें 2 ये समझ में नहीं आ रही, इसकी जो है 1 ये हमें समझ में नहीं आ रही। ये आपने कैसे कर दिया? ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक सवाल दूं, HNO3 कितनी होगी? HNO3 की H कितने? 1 होगी। तो फ्रेंड देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये याद रखिए, भास्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं 3 तो आपको वो सर इसकी भास्मिकता 3 होगी। हमने ये बात पढ़ी है कि विस्थापनीय H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन की संख्या। जो कंपाउंड जितने
विस्थापनीय, जितने H पॉजिटिव को विस्थापित कर देता है, निकाल देता है, उसकी भास्मिकता उतनी होगी। चाहे आपको हाइड्रोजन उसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, अगर वो जितने हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, निकालेगा H पॉजिटिव के रूप में, याद रखना H पॉजिटिव के रूप में निकालेगा अपने, तो वही क्या होगी, उसकी भास्मिकता होगी। अब देखिए H3PO4 की बात करें, जिसका नेम आप जानते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, जिसको हम कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल हम कह सकते हैं। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में आप जो देख रहे हो, इसके जो हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन है और तीनों किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। आप जानते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम तुलना करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, ये भी H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, ये भी H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा। तो कितने हाइड्रोजन निकल गए, आपके 3 निकले, तो 3 H पॉजिटिव यहां से निकले, तो इसकी भास्मिकता कितनी हो गई, 3। क्लियर। अब हम देखते हैं H3PO3 का, जिसका नेम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, या हम कह सकते हैं फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस एसिड, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फॉस्फोनिक। क्लियर। अच्छा, अब आपने देखा इसके स्ट्रक्चर ये है, इसकी संरचना ये है कि यहां पर जो इसमें 3 ऑक्सीजन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन तो जो है वो हाइड्रोजन के साथ है और आपका एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है। तो हाइड्रोजन जो है वो इन 2 ऑक्सीजन के साथ है और एक हाइड्रोजन इससे लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन तो यहां से नहीं निकल पाएगा, केवल 2 हाइड्रोजन ही निकल पाएंगे, क्योंकि इसकी ऋणात्मकता ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा और H पॉजिटिव ग्रुप में यहां से ये निकल आएंगे। तो कुल मिलाकर आपने जाना है, तो यहां से कितने H पॉजिटिव आपको मिले, 2, तो भास्मिकता कितनी होगी, 2 होगी। अब बात करते हैं H3PO2 की, जिसका नेम होता है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, जिसको आप कह सकते हो फॉस्फीनिक। यहां पर ऑक्सीजन के साथ आपको केवल एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो यहां से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, ये नहीं निकल सकता, ये नहीं निकल सकता, कौन निकलेगा, केवल एक ही हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, विस्थापित होगा, यहां से निकल जाएगा, तो फिर इसकी भास्मिकता कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। तो SO4 की निकालते हैं हम तुल्यांक की भार। तो आप जानते हो भाई H2SO4 में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो आपने निकाला तुल्यांक की भार बराबर अणु भार बटे 2, तो क्या करेंगे हम, अणु भार 98 आ जाएगा ना इसका, भाई रखो 1 × 2 प्लस 32 प्लस कितना हो जाएगा 16 × 4, सबकी आप जोड़ो, उनकी गुणा करो, जोड़ो, करने बाद कितना आ गया 98 और बाय 2 क्यों करा, क्योंकि यहां पर जो आपके विस्थापनीय हाई प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है, 2 है, 2 है, तो बाय 2 कर देंगे, तो आपका जो x का मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा, तो आप इसे डिवाइड कर दो, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 49। अब एक ऐसे एग्जाम्पल देखो, हमने ये लिया है, इसे भी आप समझ सकते हैं। तो चले आगे। अब चलिए अब बात करते हैं क्षारों की बेसिस की, जिसमें X वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक जो होगा वो होगा आपका एसिडिटी, अम्लता। अब अम्लता क्या होती है, विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव की संख्या। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे भाई, बेसिस और यहां एसिडिटी। याद रखना, अम्ल है तो भास्मिकता और क्षार है तो उसके लिए अम्लता होती है। क्लियर। अब देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1, CaOH का होल ट्वाइस 2, तो CaOH का होल ट्वाइस, तो OH कितने हैं 2, AlOH का होल थ्राइस, OH कितने 3, तो इसकी भास्मिकता 1, इसकी 2 और इसकी 3। आपको याद क्या रखना है, विस्थापनीय OH नेगेटिव आयन की संख्या। क्लियर। हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें Na का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है।
जब इसका आप अणु भार निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो E बराबर m/x, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है अभी। तो ये कितना आ गया आपका 40/1। x का मान 1 क्यों आया? क्योंकि यहां पर OH कितने हैं? 1 है। तो इसकी जो अम्लता होगी वो कितनी होगी? 1। तो E बराबर कितना आ गया? 40। तो आप कह सकते हो NaOH के लिए अणु भार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर होंगे। देखिए अब चलते हैं, हम बात करते हैं लवण सोल्ट की। तो जहां पर X होगा, X क्या होगा? धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश। धनायन जिसको हम कहते हैं कैटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऋणायन जिसको हम कहते हैं एनायन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो X का मान निकालने के लिए आप धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश ज्ञात कर लीजिए। या तो ऋणायन पर बता दीजिए या धनायन पर बता दीजिए। तो आप X का वैल्यू वहां पर लिख दो। जैसे एग्जांपल लिए हमने NaCl, पॉजिटिव चार्ज हमने लेके चले हैं। आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, ऋणायन भी ले सकते हो, हमने पॉजिटिव लेकर बात करी है। तो Na में Na पॉजिटिव 1 होता है भाई। Na2CO3 में अगर हम बात करें तो Na पर +1 है और ये कितने आगे आ गए? 2। इसे समझिए आप। देखिए यह है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो देखिए Na कितने आपके? 2 आपने आगे लिए। इस पर चार्ज कितना आता? +1। अब बताइए ये कितने हो गए भाई? ये हो गए आपका, ये 2 है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो कितने चार्ज हो गए? 2 हो गए, नहीं हो गए? तो आपको कितनी लिखना पड़ेगा वहां पर? एक्स फैक्टर का मान 2 लिखना होगा। देखिए जैसे हमने यहां पर लिखा Al2CO3 में कितने होंगे? 2 होंगे। अब ऐसी बात कर लो AlCl3 में, तो एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आता है? 3 आता है। तो कितने होंगे? 3 होंगे। अब Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका नाम होगा एल्युमिनियम सल्फेट। इसके लिए आप +4 6 लिखोगे। सर कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे भाई, यह है Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर? अब देखिए एल्युमिनियम की कितने हैं? ये 2 हैं, हम ऐसे लिख देंगे। इस पर चार्ज कितने होते हैं? +3। आपके पास कितने हैं? 2 × 3 कितने चार्ज हो गए? 6। 2 ये और ये इन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 6। तो आपने जाना कि Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका मान क्या होगा? 6 होगा। इनके नेम पता ना आपको? ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड और यह है एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस पर चार्ज +6 होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। परमाणु भार आप जानते हैं Na का 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आपने इनका अणु भार निकाला। सही, अणु भार तो निकालना आता है ना। 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तो कितना आ गया? 106। और X जो मान होगा भाई, कितने चार्ज से पॉजिटिव है Na2CO3 में? +2 थे, तो हमने यहां पर 2 लिखे। आपने आंसर पाया कितना? 2 × 10, 2 × 6, कितना आ गया? 53। तो Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना होगा? 53 होगा। ये भी समझ में आ गया बात? तो आपने जाना कि जो वैलेंसी फैक्टर था वो एसिड के लिए अलग था, बेस के लिए अलग था और लवण सोल्ट के लिए अलग था। अब हमने कैसे कैसे निकालना था एक्स का मान, अम्ल के लिए भी सीखा, हमने क्षार के लिए भी सीखा और हमने लवण सोल्ट के लिए भी सीखा। तो इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे आगे चलकर। ये एक छोटा सी बात है, इसे याद कर लो, कभी आपको काम ही दे सकती है। शक्ति ग्राम/लीटर में बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। मतलब जो शक्ति होती है वो नॉर्मलता और तुल्यांकी भार के गुणनफल के बराबर होती है। हम शक्ति को S से डिनोट करते हैं, नॉर्मलता को N से डिनोट करते हैं और तुल्यांकी भार को E से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, बहुत पहले सिंपल न्यूमेरिकल रखा है मैंने, बहुत आसान। देखिए 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं। इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। H बराबर 1, Cl बराबर 35.5 मतलब 35.5। कहने का मतलब ये आपको परमाणु भार दे रखे हैं।
तो आपको क्या बतानी है, विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी बतानी है। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। अब आप देखिए, आप बिल्कुल रटने की कोशिश मत करें। 1,00,000 सवाल करने से बेहतर यह है कि आप समझें सवाल का तरीका क्या है। देखिए, अगर आपको नॉर्मलता को निकालना है तो आपको विलेय का भार पता होना चाहिए, विलेय का तुल्यांकी भार पता होना चाहिए और आयतन आपको लीटर में पता होना चाहिए। अगर आपको ml में भी पता है तो यहां पर गुणा में 1000 कर दीजिए। क्लियर। अब आप अपने इस क्वेश्चन में विलेय का भार देखिए, इसका तुल्यांकी भार देखिए और आयतन को लीटर में देखिए और सोल्व कर दीजिए। देखिए हमने कैसे लिखा। देखिए HCl का भार आपको दे रखा था 18.25 ग्राम दे रखा था। आप देखो लिखा नहीं आपने अभी। अब हमें निकालना है भाई, भार तो पता चल गया, अब हमें विलेय का तुल्यांकी भार याद करना है। तो HCl का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अभी हम पीछे सीख के आए हैं, क्या, अणु भार बटे x। तो अब इसका अणु भार हम कैसे निकाल लेंगे भाई, HCl का जो H होता है उसका 1 होता है, Cl का कितना होता है 35.5 और अपॉन 1। सर 1 क्यों आया बेटा, यहां पर H पॉजिटिव की संख्या मतलब इसकी जो भास्मिकता है वो कितनी होगी, 1 होगी नहीं होगी। आपने यहां पर x का मान 1 लिख दिया, आपने इसको जोड़ा कितना गया 36.5। तो HCl का तुल्यांकी भार 36.5। तो आपको भार पता चला, आपको तुल्यांकी भार ही पता चल गया। अब क्या बचा, आपका आयतन। देखिए अब देखिए, आपको आयतन दे रखा है काय में, आपको आयतन दे रखा है ml में 500 ml। तो ml को लीटर में ले जाने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे तो 500 अपॉन 1000 आपका ml लीटर में आ गया। देखिए ये 20 से ये 20 क्या हो गए, खत्म। आपको बचा 5 अपॉन 10, तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, तो आपका आ गया 1/2 लीटर। इसे आगे सोल्व मत करो क्योंकि हमें अपने न्यूमेरिकल में आसानी हो जाए, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। सही है। अब बताइए, विलेय का भार पता चल गया, विलेय का तुल्यांकी भार पता चल गया और आयतन आपको लीटर में पता चल गया। अब क्या बची, गुणा भाग करना है और आंसर को पाना है। देखिए आगे, देखिए विलेय का भार था 18.25, तुल्यांकी भार 66.5 अपॉन 1/2। तो अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं 18.25 बटे अपॉन 36.5। अब ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ऊपर चले जाएंगे, इंटू 2/6। हमने क्या करा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और 0.5 की गुणा हम कर देंगे 2 से, जो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो विलियन की नॉर्मलता होगी 1n। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ये 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, जो भी हमने ऊपर न्यूमेरिकल करा था उसी से रिलेटेड है, आपको करने हैं जी, करने हैं। कैसे करने, देखिए पढ़ते हैं पहले। एक विलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड घुली है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। मोलरता हम पढ़ा चुके हैं। अरे मोलरता में आपको विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे आयतन लीटर में चाहिए, और तुल्यांकी भार में आपको विलेय का भार अपॉन तुल्यांकी भार और आयतन लीटर में चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर OH कितने हैं, 1 है, तो इसका अणु भार और तुल्यांकी भार दोनों कैसे होंगे, एक से ही होंगे। तो इसका अणु भार जो आएगा ना, कितना आएगा, 40 आएगा, 40। जब 40 आएगा तो 40 बटे 40 कट के है, खत्म। सर लीटर का क्या होगा, अबे मेरे भाई ये देखो क्या लिखा, प्रति लीटर। तो आपने लिखना 1 लीटर, क्या लिखना 1 लीटर। तो 1, तो क्या आ जाएगा 40 बटे 40 बटे 1। तो आंसर आ जाएगा आपका 1m और 1n। क्लियर करना है आपको, है पहले मोलरता निकालना फिर उसकी नॉर्मलता निकालना। देखिए एक और न्यूमेरिकल देखिए आप जरा, ये भी आपको करना है। 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर विलयन 250 मिली कर लिया गया, इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। देखिए भार आपको ये दे दिया,
तुल्यांकी भार आप यहां से निकालेंगे। क्लियर? आपको दे रखा है ml में, लीटर में कैसे करते हैं आपको बता दिया। इसका आंसर आएगा 0.1 n। तो चलते हैं अब आगे। चलिए अब देखिए इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं। 0.25 n ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल है, जो हमने बताया था कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध वाला न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको नॉर्मलता दे दी और मोलरता पूछ ली, नॉर्मलता दे दी और मोलरता पूछ ली, नॉर्मलता दे दी और मोलरता पूछ ली। तो फॉर्मूला आपको याद बताया था कि मोलरता इंटू अणुभार बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। क्लियर? अब ये देखिए कि भाई अणुभार और तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या होता है आपका अणुभार बटे एक्स, अणुभार बटे एक्स। तुल्यांकी भार अणुभार बटे एक्स होता है, तो अणुभार से अणुभार तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने अणुभार को केवल एक्स मान लिया। अगर हम अणुभार ऑक्जेलिक अम्ल का निकालेंगे तो हमें उसमें टाइम वेस्ट होगा, वो तो कटने हैं ही, वो क्या होने, कटने हैं, आपस में कैंसिल आउट होने हैं। तो हमने क्या करा, माना ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार एक्स है, नॉर्मलता 0.25 n है, हमने मान ली। तो हमने क्या लिखा, मोलरता इंटू एक्स, अणुभार को एक्स माना ना, 0.25 इंटू एक्स अपॉन 2, अणुभार बटे 2 करेंगे। अरे सर 2 क्यों आया बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला देखिए आप, दिखाई दिया आपको, इसमें जो विस्थापनीय हाइड्रोजन पॉजिटिव है, मतलब H पॉजिटिव आयन है, कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए कितना आ जाएगा 2। देखिए x से तो x कैंसिल आउट, 0.25 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.125 m। तो मोलरता कितनी हो गई 0.125 m। अब इससे भी आसान मैंने आपको यहां पर बताया, जैसे n बराबर m इंटू एक्स, भाई ये नॉर्मेलिटी, ये मोलैरिटी और ये हो गया वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए नॉर्मेलिटी आपको दे दी 0.25 दे रखी है, मोलैरिटी आपको बतानी है। अब एक्स फैक्टर कितना आया, हमने यहां पर जो 2 लिखा था ना, कितना आया 2। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला देखिए, उसमें कितना आया है H2C2O4 2H2O, तो वहां पर H पॉजिटिव की संख्या कितनी है 2, तो ये देखिए 2, हम ले गए इसको इधर, तो ये 0.25 के बटे में गया, तो आंसर आ गया आपका 0.125। इस तरह से करें या ऐसे करें, न्यूमेरिकल आसान है, करने का तरीका आपको वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। जो आपको इच्छा हो, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्लियर? अब आगे चलता हूं और एक आपको देता हूं न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। देखिए H3PO4 के 1 m विलियन की नॉर्मलता है। आपको मैंने यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 0.5 n, 1 n, 2 n, 3 n, करना है आपको। क्लियर? देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए तो आपको फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। अब देखिए विलेय का भार आपको दिखाई दिया, सर दिखाई देगा 0.63 ग्राम हैगा। विलेय का तुल्यांकी भार आपको दिखाई दिया, जी सर हम ऑक्जेलिक अम्ल से निकाल लेंगे। चलिए आयतन वो दिखाई नहीं दे रहा, इसको पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। तो हमने अभी तुम्हें डेफिनेशन देखोगे ना तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा, बताया था, समझ गए। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml है ये, तो इसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आपको कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फटाफट नोट कर लें। ये आपका कितना है, ये 1 है, 1। क्लियर? इसे कट जाएगा ना यहाँ से, तो 1/10 आ जाएगा। देखो विलयन का आयतन हमने क्या करा, 100 सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो 1000 से भाग कर दी, तो ये कायम आ गया लीटर में। चलिए उतार लिया,
है ना इजी। ऑक्जेलिक अम्ल के लिए यहाँ एक्स फैक्टर 2 होगा ना, देखो फॉर्मूला H2। सही, चलिए आगे चलते हैं। तो 1/10 लीटर ये आपका वॉल्यूम आ गया, इसे भी नोट कर लो। अब आपको सब पता चल गया, विलेय का भार, विलेय का तुल्यांकी भार और आयतन लीटर में, सबको रखो। आंसर आ जाएगा विलियन की नॉर्मलता 0.1 N। चलिए उतार लिया, चलो आगे देखिए। एक नए टाइप का न्यूमेरिकल 22, एक न्यू टाइप का न्यूमेरिकल नॉर्मलता के अबाउट 250 ml सेमी नॉर्मल बताकर आए ना अभी पीछे। विलियन में उपस्थित NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार, मतलब विलेय का भार ज्ञात करना है। परमाणु भार दे रखे हैं आपको Na23O16H1। फॉर्मूला वही लगाना है, NaOH का भार बटे NaOH का तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। देखिए भार आपको ज्ञात करना है, आपको सेमी नॉर्मल दिया। बेटा सेमी नॉर्मल कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये आपको पता चल गया सेमी नॉर्मल होता है सर 1/2। क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार आपको करना ज्ञात करना है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड तुल्यांकी भार, अब यहां पर OH कितने 1, तो आप जानते हो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर होंगे। ये तो आपको रट गया होगा, पिछले न्यूमेरिकल में भी था। कितना आगा? 40। डायरेक्ट रखिए 40। क्लियर। आयतन लीटर में आपको 250 ml दे रखा है, तो आप क्या करोगे? 1000 से भाग कर दोगे। क्लियर। अब इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे फटाफट नोट कर लो, मैंने सब वैल्यू आपको बता दी है। तो आपका जो आ जाएगा आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान 5 ग्राम। क्लियर। उतार लिया, लिख लिया, नोट कर लिया। इजी था ना बिल्कुल। चलिए फिर आगे देखिए न्यूमेरिकल। HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलियन के 500 ml में विलेय है, विलियन की नॉर्मलता बताइए। देखिए यहां पर दशांश तुल्यांकी भार का मतलब है दशांश 1/10। सही है। तो नॉर्मलता बराबर HCl के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। तो जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, दशांश तुल्यांकी भार का मतलब 1/10। तो इसके लिए जो आप लिख दोगे 1/10 लिख दोगे, और यहां पर जो आयतन है 500 ml है उसको लीटर में कर दोगे। समझ में आया। और नॉर्मलता आपको पता चल जाएगी। देखिए हमने करा ना 1/10, और ये था आपका 500 ml अपॉन 1000 कर दिया। अब देखिए हमने कैसे करा, 1/10, 1000 पहुंचेगा ऊपर, ये 500, फिर देखिए काटा पीटी करने के बाद आंसर क्या है? विलियन की नॉर्मलता 0.2 N होगा। चलिए कर लिया नोट, इसे भी नोट कर लिया, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ गुणा भागी करनी है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको क्या प्रॉब्लम? तुल्यांकी भार सर हमसे नहीं आता, वो हमने आपको बता दिया, निकालते कैसे हैं। चलिए अब लास्ट न्यूमेरिकल है आज की वीडियो का, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। और देखिए मैंने आपने खुद देखा होगा कि देखिए मैंने हर तरह का न्यूमेरिकल जो नॉर्मेलिटी पर आपसे पूछा गया है या आया है या इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है। देखिए ये न्यूमेरिकल हटके था, इससे पहले वाला, उससे पहले वाला, हर न्यूमेरिकल आपका अलग अलग तरीके से था। अब जो ये लास्ट न्यूमेरिकल है ये बिल्कुल अलग तरीके का है। इसमें भी क्या नॉर्मेलिटी के बारे में पूछा है आपसे। देखिए आपका क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल 0.1 N विलियन बनाने के लिए 250 मिली जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? देखिए एक तो तरीका आपका वही है, क्या? नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में, उसके आधार पर कर दो। आप कर दोगे, बिल्कुल सेम है। समझिए आपको यहां पर क्या करना है? विलेय का भार निकालना है ग्राम में, निकाल दोगे। या आप चाह रहे हो कि सर हम थोड़ा सा एक नया रूप भी देखें कि हम इस तरह से भी न्यूमेरिकल को कर दें, एक नए तरीके से कर दें, तो वो नया तरीका मैंने आपको यहां पर बता दिया है। सही है। आप
आपको जैसे मैं अभी न्यूमेरिकल करा कर आया हूं उसी के आधार पर कर सकते हैं आप इसको। सो सिंपल है कि भाई आपको देखिए लिखोगे नॉर्मलता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। देखिए आपको नॉर्मेलिटी 0.1 दे दी, आपको क्या करना है, आपको ml दे दिया, इसको आप लीटर में कर लोगे, समझ गए। इसके बाद कितने ग्राम में घुला है आपको ये तो बताना ही है, उसका भार विलेय का भार बताना है और तुल्यांकी भार आप ऑक्सिलिक अम्ल से निकाल लोगे। तो देखिए नॉर्मलता पता चल गई, आपको विलेय का भार निकालना है, तुल्यांकी भार आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा और आयतन आपको दे रखा है, इसे ml में दे रखा है, इसे लीटर में कर लोगे। ऐसे कर सकते हो। और एक तरीका जो मैंने करा है वो उससे कर सकते हो, समझ गए। जो आपको अच्छा लगे उससे आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। सही, ऐसा कुछ नहीं कि ये उस तरीके से नहीं होगा, हो जाएगा। तो जो मेरा मकसद ये था कि आप न्यूमेरिकल को और तरीके से भी सीखें। देखिए आपको नॉर्मलता दे दी 0.1 N, आपको आयतन दे रखा है 250 ml, इसे लीटर मत करो अभी। आपको ऑक्सिलिक अम्ल का तुल्यांकी भार देखिए, इसका अणुभार जो आएगा 126 आ जाएगा और यहाँ पर जो x का मान होगा वो 2 आ जाएगा। इससे आपको ऑक्सिलिक अम्ल का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान या भार ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला लगा दो W बराबर N इंटू E इंटू V अपॉन 1000। ये है वही फॉर्मूला, समझ गए, है वही फॉर्मूला, यहाँ सिंबल में दिखा दिया बस। तो W बराबर N इंटू E इंटू V अपॉन 1000। अब सबके मान रख दीजिए, रखिए। N का मान 0.1, इसका मान 63, इसका मान 250 और यहाँ पर आपका ये क्या है 1000, तो लीटर में तो ऑलरेडी आ गया ये। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, यहां से इसको काटा, 25 चौका 100 आता है, आपने क्या करा 63 को जब डिवाइड करा 4 से तो कितना आ जाएगा 15.73, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.575 ग्राम। तो आपने जाना कि विलेय का भार 1.575 ग्राम होगा। तो फ्रेंड ये थी आज का टॉपिक, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने नॉर्मेलिटी के बारे में समझा, उसमें न्यूमेरिकल को जाना और उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, उसके यूनिट को पढ़ा। जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे, जो क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछे गए थे, वो हमने सब करे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो आपके क्लास फेलो हैं या आपकी जानकारी में हैं। आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, अच्छा सा नोट्स बनाइए और हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि में। तो फ्रेंड इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ओके, अपना ध्यान रखिए, अच्छा सा फेयर बनाते रहिए और बेहतरीन करके अपनी तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।